गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नयन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। तो मेरा जो आज का क्लास होगा वो बहुत 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 स्पेशल है। अब आप पूछेंगे कि स्पेशल क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि मैं जो है आप लोगों के लिए जो है मैग्नेट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आई हूँ, जो आपके आईटीआई एग्ज़ाम के लिए भी और आपके जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्निकल के, उनके लिए भी ये काम आएगा। तो आज के सेशन में मैं आपको जो 55 to 60 क्वेश्चंस दूंगी आंसर के साथ। पहले मैं ऑप्शन सारा पढ़ दूंगी और इसके बाद सही आंसर जो होगा उस पर जो है क्लिक करके आपको बता दूंगी कि ये सही आंसर है। तो जो नए हैं मेरे चैनल पे नयन टेक्निकल अड्डा पे, वो जो है पूरा वीडियोस देखे, पसंद आए तो ढेर सारा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक बच्चों के पास पहुंच पाएँ और वो प्रिपरेशन कर पाएँ एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, चुंबकत्व की आणविक थ्योरी यानी मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है किसने दी है? तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो एनवाइन है, दूसरा वेबर, तीसरा फैराडे और चौथा है फ्लेमिंग। तो इसका आंसर होगा वेबर ने। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी कितनी होती है? आपका क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कि फ्री स्पेस की जो परमेबिलिटी वो कितनी होती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10⁻⁹ हेनरी पर मीटर। बी है ऑप्शन आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁸ हेनरी पर मीटर। तीसरा है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर और चौथा ऑप्शन है 4 पाई इंटू 10⁻⁶ हेनरी मीटर। तो आपका जो आंसर है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परमेबिलिटी की इकाई क्या होती है? अच्छा, पहले तो आपको बता दो कि परमेबिलिटी होता क्या है ना। परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी बोलते हैं किसी हवा में किसी हवा का जो घनत्व होगा और बटा किसी पदार्थ का जो है घनत्व, वो कहलाता है, मिलाकर जिसको बोलेंगे क्वांटिटी, वो क्या होगा? परमेबिलिटी कहलाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परमेबिलिटी की इकाई होती है। पहला ऑप्शन है हेनरी पर मीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका फैराडे पर मीटर, तीसरा उपरोक्त में से कोई नहीं और चौथा कोई इकाई नहीं होती। तो इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर है इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। अब आप पूछेंगे कि इकाई होती क्यों नहीं है, तो आप मेरा जब मैग्नेट वाला चैप्टर पे जाओगे, वीडियो पे जाओगे, तो मैंने बता रखा वहाँ पे एकदम कंफर्म और अच्छे से क्लियरली कि जिस चीज़ का भी रेशियो होता है, मीन्स कि जो भी चीज़ आपको रेशियो में मिले ना, उसका कभी भी यूनिट नहीं होता है। तो मैंने परमेबिलिटी के बारे में क्या बताया अभी आपको, ये परमेबिलिटी क्या है? तो ये जो है हवा का अनुपात, हवा में जो हवा का जो आपका बोल सकते हैं एक तरह से, कैसे बताऊँ आपको अच्छे से क्लियर हो, तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा बटा हवा का द्रव्यमान, तो मतलब बटा आ गया ना इसमें रेशियो, तो ये क्या क्या परमेबिलिटी कहला गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक सोलेनॉइड कॉइल में अवश्य होने चाहिए, एक सोलेनॉइड कॉइल में होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन है लंबाई और चौड़ाई बराबर, दूसरा ऑप्शन है लंबाई चौड़ाई से अधिक होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है चौड़ाई लंबाई से अधिक होनी चाहिए और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो है बी नंबर। क्या है? बी नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन में आपका लंबाई चौड़ाई से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सोलेनॉइड की कोर में क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो सोलेनॉइड की कोर में क्या होता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कॉपर प्रयोग होता है, दूसरा सॉफ्ट आयरन प्रयोग होता है, तीसरा आपका जो है एल्युमिनियम प्रयोग होता है, चौथा जो है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सॉफ्ट आयरन का प्रयोग होता है, मतलब बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने से रोकने के लिए गुण को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, दूसरा है रिलक्टेंस, तीसरा है परमियंस और चौथा है रिटेंटिविटी। तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर है वो है रिलक्टेंस कहते हैं उनको। रिलक्टेंस को मैंने बता भी रखा है मैग्नेट वाले वीडियो पे, आप उसमें जाके क्लियरली देख सकते हो, उसमें अच्छे से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, रिलक्टेंस का विपरीत रेसिप्रोकल क्या होता है? पहला ऑप्शन है ससेप्टिबिलिटी, दूसरा परमेबिलिटी, तीसरा परमियंस और चौथा है रिलक्टिविटी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है आपका
सी वाला, मतलब परमियंस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और सारे के सारे क्वेश्चन आप अगर अभी आपके एग्जाम्स होने में अभी 2 से 3 मंथ होंगे, मतलब जो फर्स्ट ईयर के हैं वो, जो सेकंड ईयर के वो भी, तो अभी तो इस कोरोना के वजह से जो है अभी तो एग्ज़ाम का कुछ शेड्यूल निकला नहीं है, तो आपके पास जो 2 मंथ एकदम कंफर्म 2 मंथ है, तो मैं हर एक चैप्टर का जो है 60-60 क्वेश्चन अगर करा दूं आपको रेगुलर, रोज का रोज अलग अलग चैप्टर से, तो आपका डेफिनेटली एग्जाम जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहे नैन टेक्निकल अड्डा पे। तो चलते हैं आगे। 7 नंबर हो चुका था क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लंबे पैरेलल कंडक्टरों के बीच बल किसके विलोमानुपाती हो, मतलब किसके रेसिप्रोकल होता है ना। पहला ऑप्शन है एक कंडक्टर के करंट, दूसरा है दोनों कंडक्टरों के करंट के गुणनफल, तीसरा है दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी, और चौथा है कंडक्टरों के अर्धव्यास। क्या है? चौथा है कंडक्टरों के अर्धव्यास के बराबर। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो आंसर है आपका सी वाला ऑप्शन। मतलब क्या? दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? विलोमानुपाती होनी चाहिए, मतलब रेसिप्रोकल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एयर कोर कॉइलों के बीच कपलिंग का कोफिशिएंट किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है केवल दोनों कॉइलों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, दूसरा है केवल दोनों कॉइलों के सेल्फ इंडक्टेंस पर, तीसरा है आपका दोनों कॉइलों के म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस पर, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे, ये आंसर होगा आपका सी वाला। क्या है? दोनों कॉइल में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस पर जो है ये आधारित होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग किस नियम का अपनाते हैं ना। तो पहला ऑप्शन है दाएं हाथ का नियम, दूसरा है दाएं हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम, और तीसरा है आपका उपरोक्त दोनों नियम अपनाते हैं, चौथा है उपरोक्त में से कोई नियम नहीं अपनाते हैं। तो इसका जो मेरा आंसर होगा वो आंसर है आपको, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आपके सी वाला ऑप्शन। उपरोक्त दोनों जो है अपनाए जाते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, दाएं हाथ का भी और दाएं हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम भी अपनाया जाता है। तो फिर है नेक्स्ट हमारा, यदि करंट एक कागज के प्लेन में अंदर जा रही हो तब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होनी चाहिए? तो आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है क्लॉकवाइज दिशा में होती है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, तीसरा आपका एक सीधे रेखा में, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। 102 बार आप जब क्वेश्चन पढ़ लोगे, क्वेश्चन जिसको मेंशन करना अपने कॉपी पे आप लिख भी सकते हो आंसर के साथ, मैं आंसर भी साथ साथ देती जा रही हूँ ताकि जो है आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बढ़िया से होते रहे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यदि करंट एक कागज के प्लेन से, ये तो मैंने बता दिया था, सॉरी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये होगा, यदि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज दिशा में हो तब करंट की दिशा किस चिन्ह से दर्शाएंगे? पहला ऑप्शन है क्रॉस, दूसरा है डॉट, तीसरा है खाली गोला, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्या होगा? आंसर जो आपका होगा ए होगा, मतलब क्या? क्रॉस। क्या होगा? क्रॉस होगा। ठीक है, क्रॉस होगा। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या होगा, एक गोले के अंदर डॉट दर्शाता है कि करंट क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कागज के प्लेन के अंदर जा रही हो, कागज के प्लेन के बाहर आ रही हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको जो आंसर होगा वो है, आपका आंसर बी वाला ऑप्शन होगा, कागज के प्लेन से बाहर जा रही हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सोलेनॉइड में करंट की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तब उसके पास वाले सिरे पर पोलैरिटी क्या होगी? तो पहला ऑप्शन है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ, तीसरा है नॉर्थ साउथ दोनों, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नॉर्थ पोल, फर्स्ट वाला। आपका जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यदि सोलेनॉइड में करंट की दिशा क्लॉकवाइज है तब दर वाले सिरे पर पोलैरिटी कैसी होगी? तो आप पहला ऑप्शन है नॉर्थ पोल होगी, दूसरा साउथ पोल होगी, तीसरा नॉर्थ व साउथ पोल होगी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा साउथ पोल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यदि एक करंट प्रवाहित वाले कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तब इसका अनुभव, तो यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है, इफेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन है ईएमएफ बढ़ जाएगी, दूसरा ईएमएफ कम हो जाएगी, तीसरा एक बल उत्पन्न होगा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, चौथा है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा
एक बल उत्पन्न हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फील्ड में बल तथा करंट प्रवाहित कंडक्टर को किस में नापते हैं? तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है न्यूटन मीटर, तीसरा है किलोग्राम मीटर, चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा न्यूटन में मापा जाता है, पहला वाला ऑप्शन। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फील्ड में कंडक्टर पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए तो बताना है आपकी कौन सा चीज़ हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं ना। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम अपनाएंगे, दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ, मतलब बी वाला ऑप्शन होगा आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, 102 बार पढ़ेंगे डेफिनेटली ये आपके दिमाग में जाएगा, और मैं इसी तरह क्वेश्चन का सेट लाते रहूंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा। तो पहला ऑप्शन है बीच की उंगली दर्शाएगी, पहली उंगली दर्शाएगी, नेक्स्ट अंगूठा दर्शाएगा, या उंगलियों से बनी मुट्ठी दर्शाएगी। तो पहले तो मैंने ये पढ़ाया था, तो इसमें क्या मुट्ठी तो दर्शाएगी नहीं, कुछ जो है अंगुली ही दिखाएगी। आपको मैंने 3 उंगली का बताकर दिखाया था कि तीनों उंगली परस्पर 90 डिग्री के कोण पे बने रहे। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास, इसका आंसर होगा आपका अंगूठा दर्शाएगा, सी वाला ऑप्शन। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दैनिक उपयोग में विद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिक ऑपरेशन किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है उपयुक्त विद्युत डिजाइन में, दूसरा है उपयुक्त मैग्नेटिक डिजाइन, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होगा, इसका आंसर है आपका सी वाला ऑप्शन, आंसर है आपका सी वाला ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं ना। पहला ऑप्शन है रिलेटिव परमेबिलिटी, दूसरा ससेप्टिबिलिटी, तीसरा फ्लक्स घनत्व, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर है वो है बी वाला ऑप्शन। तो आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जिसका आंसर होगा 22। हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है, स्टील को चुंबक बनाना साधारणतः कठिन है क्योंकि पहला ऑप्शन इसकी अपेक्षित घनत्व अधिक होती है, दूसरा इसकी परमेबिलिटी अधिक होती है, तीसरा इसकी परमेबिलिटी कम है, चौथा इस पर जंग अधिक लगता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें वो ऑप्शन है आपका नंबर सी, इसकी परमेबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स को बनाने का विरोध करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पहला मैग्नेटो मोटिव फोर्स, दूसरा रिलक्टेंस, तीसरा परमियंस और चौथा है आपका रिलेक्टिविटी। तो जो आपका आंसर है इसमें वो होगा क्या, किस नाम से जानते हैं? तो रिलक्टेंस के नाम से जानते हैं। तो आप इसी तरह बने रहे नैन टेक्निकल अड्डा पर। आप देख रहे हो क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है मेरा, और इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि आपको 2 से 5 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, और आपका जो एग्जामिनेशन क्लियर करने में बहुत मदद करेगा आपको। तो जितने बच्चे हैं सबको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सब सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मैं नया वीडियो जो भी डालूँ, चाहे वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, चाहे ऑब्जेक्टिव से, चाहे आपका जो है थ्योरी पेपर या प्रैक्टिकल हो, सब आपको मिले टाइम पर और आप उसे देखकर अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाएँ। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर, आपका जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपका जो है क्वेश्चन है रिलक्टेंस का इकाई क्या है? पहला हेनरी, दूसरा हेनरी -1 ऊपर दिया हुआ है आपका, तीसरा हेनरी पर मीटर, चौथा है मीटर पर हेनरी। तो आपका जो आंसर होगा इसका वो होगा क्या, हेनरी, यहाँ पे टू द पावर -1 दिया हुआ है, वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। रिलक्टेंस का विलोम यानी रेसिप्रोकल क्या होता है? पहला ऑप्शन है ससेप्टिबिलिटी, दूसरा है परमेबिलिटी, तीसरा परमियंस और चौथा है रिलक्टिविटी। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा उसको क्या कहते हैं? परमियंस कहते हैं, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रिटेंटिविटी की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है एम्पियर टर्न, दूसरा एम्पियर टर्न पर मीटर, तीसरा वेबर, चौथा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे, आपका आंसर होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर आंसर होता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? पहला एम्पियर टर्न, दूसरा एम्पियर टर्न पर मीटर, तीसरा एम्पियर टर्न पर वेबर, चौथा इसे नापा नहीं जा सकता। तो इसका जो आंसर होगा, आपको आंसर जो होगा इसका वो होगा एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय और विद्युत सर्किट की तुलना करते समय चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स की तुलना विद्युत
सर्किट से किसके साथ करेंगे या किससे करेंगे, है ना। पहला ऑप्शन है करंट, दूसरा है रेजिस्टेंस, तीसरा है करंट घनत्व और चौथा है आपका ऑप्शन ईएमएफ। तो पहला जो है ऑप्शन आपका जो है इसमें करंट, वो आंसर उसका सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय और विद्युत सर्किट की तुलना में असमानता है। तो पहला ऑप्शन है ईएमएफ और एमएमएफ, दूसरा रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस, तीसरा आपका फ्लक्स और करंट, चौथा है परमेंस और कंडक्टेंस। तो आपका जो आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा फ्लक्स और करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेमनस हिस्टेरेसिस नियम के अनुसार किसी पदार्थ में हिस्टेरेसिस हानि होती है। पहला ऑप्शन है b टू द पावर 12 के समानुपाती, दूसरा b टू द पावर 16 के समानुपाती, तीसरा b टू द पावर 22 के समानुपाती और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन b टू द पावर 26 के समानुपाती। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो आंसर होगा b टू द पावर 16 के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस पदार्थ में स्थायी चुंबकत्व नहीं रहता है। पहला हार्ड गियर स्टील, दूसरा स्टेनलेस स्टील, तीसरा निकल कोबाल्ट अलॉय और चौथा है सॉफ्ट आयरन। तो आपका जो इसमें आंसर होगा वो ऑप्शन डी सॉफ्ट आयरन का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। 102 बार वीडियो जरूर देखें अगर अच्छा बेटर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह पदार्थ जिसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं। पहला डाईमैग्नेटिक, दूसरा बाइपोलर, तीसरा पैरामैग्नेटिक, चौथा है फेरोमैग्नेटिक। ये जो आप देख रहे हो ना डाईमैग्नेटिक, फेरो, पैरा, ये सब ये मैंने मैग्नेट चैप्टर में जो है अच्छे से वीडियो में बता रखा है ऑप्शन के एग्जाम्पल के साथ। तो आप उसको वहाँ पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको पूरे अच्छे से। तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके कि आप अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका 33 नंबर, इसका जो आंसर होगा क्या कहते हैं उसे डाईमैग्नेटिक कहते हैं, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विद्युत मशीन में क्या कम करने की दृष्टि से लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन है हिस्टेरेसिस हानि, दूसरा है एडी करंट हानि, तीसरा है कॉपर हानि, चौथा उपरोक्त सभी हानियां। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी आंसर। ऑप्शन नंबर बी है एडी करंट लॉसेस को कम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका चुंबकीय सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स विद्युत सर्किट की किस मात्रा के समान है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन है ईएमएफ, दूसरा है करंट, तीसरा है वोल्ट एम्पियर, चौथा है पावर। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा पहला ईएमएफ के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव परमेबिलिटी किस इकाई से कम किस में रहती है। इकाई यानी यूनिटी से कम किस में रहती है। पहला आपका ऑप्शन है नॉन फेरस पदार्थ, दूसरा फेराइट, तीसरा डाईमैग्नेटिक पदार्थ, चौथा है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा डाईमैग्नेटिक पदार्थ आंसर सही है, मतलब तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा हिस्टेरेसिस हानियां सबसे कम किस पर निर्भर करती है। पहला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा वातावरण के तापमान और चौथा है पदार्थ के आयतन। तो आप इसका आंसर जो है 37 नंबर का सी ऑप्शन होगा, वातावरण के तापमान पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आयरन कोर में एक्साइटिंग फील्ड हटा लेने के बाद भी चुंबक तो शेष रह जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं आपका पहला है परमेबिलिटी, दूसरा परमियंस, तीसरा रिलक्टेंस, चौथा है ससेप्टेंस। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, परमेबिलिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अच्छे से आप क्वेश्चन को रीड करें, मैं आंसर बताते जा रही हूँ, क्लियरली आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेक्टिविटी किसके समान है। पहला ऑप्शन है आपका परमेबिलिटी, क्या है पहला ऑप्शन है परमेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है आपका कंडक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन है रेजिस्टिविटी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका सी वाला रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक पाथ अधिक एमएमएफ प्राप्त करना चाहता है। पहला कोर, दूसरा इंडक्टेंस, तीसरा कॉइल, चौथा एयर गैप। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर एयर गैप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत और चुंबकत्व में संबंध 1824 में किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो पहला ऑप्शन है आर्चिड्स, दूसरा है फराडे, तीसरा है हेनरी, चौथा है लेंज। तो पहला जो ऑप्शन आपका है आर्चिड्स वो क्या होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैग्नेटिक फील्ड गतिशील होने पर इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए बाध्य करता है जिससे करंट पैदा होती है और इसका गहराई से अध्ययन किसने किया था। तो आपको बताना है इसका आंसर। पहला है आपका फराडे, दूसरा है आपका हेनरी, तीसरा है लेंज और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी ने किया था, सभी ने मिलकर ये चीज अध्ययन किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तब कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाती है। उपरोक्त कथन किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो उपरोक्त कथन है किसके सिद्धांत पे काम कर रहा है आपका।
ठीक है, किसके सिद्धांत पे काम कर रहा है, तो ये फराडे के सिद्धांत पे काम कर रहा है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है यदि, तो विद्युत सर्किट स्थिर होता है, विद्युत सर्किट परावर्तित होता है, चुंबकीय व विद्युत सर्किट स्थिर रहेगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्युत सर्किट परिवर्तित होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके समानुपाती होता है। पहला ऑप्शन है करंट परिवर्तन की दर, दूसरा फ्लक्स परिवर्तन की दर, तीसरा करंट के स्थिर मान पर, चौथा है फ्लक्स के स्थिर मान पर। तो आपको जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सही है बी नंबर वाला ऑप्शन, क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है, पहला जनरेटर में, दूसरा अल्टरनेटर में, तीसरा ट्रांसफार्मर में और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी, ट्रांसफार्मर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डायनामिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है, पहला है मोटरों में, जनरेटरों में, ट्रांसफार्मर में और उपरोक्त में से सभी। तो किस में किया जाता है, जनरेटरों में किया जाता है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न सूत्रों में किस में एक कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ अधिकतम होगी, पहला है BL sin थीटा, दूसरा है BIV sin थीटा, तीसरा BIL, चौथा BIV। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा BIV, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार उपयुक्त उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को किसके द्वारा दर्शाते हैं, पहली उंगली, अंगूठा, बीच की उंगली और लेंज का लॉ। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका चल रहा है यहाँ पे। 49 में जो है आपका जो आंसर होगा वो सी, मतलब बीच की उंगली होगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है, किसके सिद्धांत को दर्शाता है, दिया है आपका जो है सिद्धांत, ये सूत्र दिया हुआ है E - N बराबर d∅dt। ये फ्लेमिंग का नियम हो सकता है, अंगूठे का नियम, फराडे का सिद्धांत या फिर लेंज का सिद्धांत। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा, आंसर जो होगा आपका वो होगा लेंज का सिद्धांत पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एडी करंट कोर में करंट जो है कोर में पैदा करती है, क्या करती है पैदा, तो उपयुक्त ऊर्जा को बढ़ाती है, दूसरा उपयुक्त ऊर्जा को हानि प्रदान करती है, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड को सुदृढ़ करती है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब मेरे मैग्नेट वाले चैप्टर में आप जाओगे वीडियो पे तो उसमें आप देखोगे कि वहाँ पे मैंने बता रखा है एडी करंट क्या होता है। ये क्या है, एक तरह का लॉसेज है, इसके कारण मशीन में व्यर्थ की गर्मी पैदा होती है। तो यहाँ तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड वाला, उपयोगी ऊर्जा को हानि प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एडी करंट को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो मैंने उसमें ये भी बता रखा था, क्या बता रखा था, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को क्या किया जाता है, लेमिनेट करके वार्निश के थ्रू इंसुलेट किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन मिलता है। पहला है कोर को ठोस बनाया जाता है, दूसरा कोर को लेमिनेशन किंतु बिना इंसुलेटेड वार्निश के बनाया जाए, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने बताया आपको कि वार्निश के थ्रू क्या करते हैं, इसको इंसुलेट किया जाता है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, कोर को लैमिनेट व इंसुलेट वार्निश द्वारा लगा कर किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, और चौथा तो है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होने से रहा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट किस पर निर्भर करता है, तो पहला है रिलक्टेंस, दूसरा है परमियंस, तीसरा है आपका परमियंस हो गया, तीसरा आपका अपेक्षिक परमिबिलिटी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा 53 का वो होगा अपेक्षिक परमिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी मात्रा इंडक्टेंस की इकाई नहीं है। क्वेश्चन इसी तरह आप घुमा के दे सकता है, आप पढ़ोगे डेफिनेटली आधा पढ़ के छोड़ दोगे, बोलोगे यहाँ पे नहीं का वर्ड छोड़कर यहाँ पे लिखा है कि चलो किसकी इकाई है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग ऑप्शन को, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, दूसरा हेनरी, तीसरा कोलाम पर वोल्ट एम्पियर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा कुलाम पर वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कॉइलों को विद्युतीय जोड़ा जाता है, मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है, दोनों प्रकार से जोड़ा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको जो आंसर होगा वहाँ पे वो आंसर होगा मैग्नेटिकली जुड़ा होता है। मैंने बताया था म्यूचुअल इंडक्शन किसको कहते हैं, जब एक कॉइल में आप सप्लाई देते हो उसके बगल वाला जो कॉइल उसके पास रखते हैं उसको, और पहले वाले कॉइल में सप्लाई देते हो तो बगल वाला भी कॉइल क्या होगा, एनर्जाइज जो है, तो उसमें भी क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस होने लगता है। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी इंडक्टेंस के लिए करंट किसके समानुपाती होता है, पहला चुंबकीय फील्ड, दूसरा इंडक्टेंस के समानांतर वोल्टेज, तीसरा इंडक्टेंस के समानांतर चुंबकीय फील्ड और वोल्टेज, चौथा इंडक्टेंस के समानांतर ना
चुंबकीय फील्ड के, न ही वोल्टेज के समानांतर, जिसका आंसर होगा चुंबकीय फील्ड के समानांतर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से। मेरा आज का जो क्वेश्चन का सेशन था, कलेक्शन था, वो 56 क्वेश्चन का कलेक्शन था। ये मैंने एकदम चुन चुन कर 56 क्वेश्चन लिए थे, जिसका जब मैं भी खुद भी जो है एग्जाम जो है प्रिपेयर करती हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, और खुद जो है अच्छा अच्छा क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर भी आती हूँ। मेरा ये कहना है कि आप जितना पढ़ोगे, पढ़ने का कोई जो है सीमा नहीं होता, आप जब भी पढ़ सकते हो। इसलिए मैं भी क्या करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ती हूँ और इसी तरह का क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। सो आप मेरे साथ बने रहें नयन टेक्निकल अड्डा पर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सबसे ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो। अपने दोस्त, मतलब ये जो आपको दे रही हूँ, आपको ये सब जो क्वेश्चन का कलेक्शन है या फिर नोट्स जो मैं बता रही हूँ, थ्योरी या प्रैक्टिकल, ये 10th के बच्चों से, 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनसे आगे, मतलब 10th 11th 12th, ये सबको काम देगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज के वीडियो में